हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से टुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी पे। और आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसिया। देखिए, सेल्युलर एडेप्टेशंस में अभी तक अपन ने एट्रोफी की बात कर ली है। एट्रोफी के अलावा अपन ने हाइपरप्लेसिया की बात कर ली है। इसके अलावा हाइपरट्रॉफी की भी अपन ने बात कर ली है। और लास्ट लेक्चर में अपन ने मेटाप्लेसिया पढ़ा था, उसकी भी बात कर ली। अगर आपने ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाले लेक्चर्स जाके देख के आए, ताकि आपको डिस्प्लेसिया ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसिया की बात करूँ तो डिस्प्लेसिया को समझाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी सिचुएशन समझाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको डिस्प्लेसिया बड़े आराम से समझ आएगा। भाई फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो रूम है उसका एक एग्जांपल मैं लूँ तो आपका रूम जो होता है बड़ी ही ऑर्गेनाइजेशन तरीके से रहता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है। मतलब बेड की जगह बेड होगा, टेबल की जगह टेबल होगी, हैं, अलमीरा के अंदर आपके कपड़े रखे हुए होंगे, या फिर जो सामान जहाँ रखा हुआ होना चाहिए वो वहीं होता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है आपके रूम की, जहाँ पे हर एक चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट है, और हर चीज़ एक ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है कि बेड की जगह बेड है, टेबल की जगह टेबल है, बुक्स की जगह बुक्स रखे हुए हैं, या फिर अलमीरा के अंदर जब कपड़े रखने हैं जिस कबर्ड के अंदर उस कबर्ड में कपड़े ही रखे हुए। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि भाई सपोज़ क्या हुआ, कोई ना नेचुरल डिजास्टर आया फॉर एग्जांपल, और उस डिजास्टर की वजह से आपके पूरे रूम का जो ऑर्डर है वो बिगड़ गया। अब वो ऑर्डर बिगड़ने की वजह से आपका बेड जो है वो टूट गया, इसके अलावा आपकी टेबल जो है वो टूट गई, या फिर आपके अलमारी के अंदर जो सामान पड़े थे वो सारे इधर उधर हो गए। यानी कि कुल मिला के जो चीज़ बिल्कुल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट थी वो डिसऑर्डर हो गया। उस चीज़ की बात अपन करेंगे डिस्प्लेसिया के अंदर भी। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या करिए कि आप एक सेल को एक रूम की तरह इमेजिन करिए, और आप ये मानिए कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा है ना, जो सेल ऑर्गेनल्स है वो अपन कह रहे हैं एक जगह पे प्रेजेंट होंगे, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे, एक फिक्स नंबर में प्रेजेंट होंगे, और सेल का जो शेप होगा, जो साइज़ होगा वो फिक्स्ड होगा। तो ये सारी जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये सारा ऑर्डर बिगड़ गया, यानी कि डिसऑर्डर हो गया। यानी कि सेल का शेप जो है वो बिगड़ गया, सेल का साइज़ जो है वो वेरिएबल हो गया, न्यूक्लियस का कलर जो है वो ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस का साइज़ और शेप जो है वो भी वेरिएबल हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं है, जो ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डरली है, उस चीज़ को डिस्प्लेसिया कह रहे हैं, ठीक है। इतना सा एग्जाम्पल अगर आपको समझ आया है तो पूरा डिस्प्लेसिया आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे जो बुक के अंदर लिखी हुई चीज़ें वो समझते हैं कि एक्चुअल में डिस्प्लेसिया है क्या। डिस्प्लेसिया आर एक्चुअली द डिसऑर्डर्ड सेल्युलर डेवलपमेंट। मतलब क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं हो रहा है, मतलब जो सेल का शेप एंड साइज फिक्स्ड होता है, न्यूक्लियस फिक्स्ड होता है, जो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, वो ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या होगा, डिसऑर्डरली हो जाएगा डिस्प्लेसिया के अंदर। उस चीज़ को अपन कह रहे हैं डिस्प्लेसिया की डिसऑर्डर्ड सेल्युलर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया कैन लीड टू द डिस्प्लेसिया। जब अपन ने हाइपरप्लेसिया पढ़ा था तब भी अपन ने कहा था कि हाइपरप्लेसिया से मेटाप्लेसिया हो सकता है, मेटाप्लेसिया से डिस्प्लेसिया हो सकता है, डिस्प्लेसिया से कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है। जब अपन ने मेटाप्लेसिया पढ़ा था तब भी अपन ने कहा था कि मेटाप्लेसिया से डिस्प्लेसिया हो सकता है और डिस्प्लेसिया से कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है। तो यहाँ पे भी ये वही बात कह रहे हैं कि मेटाप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया से डिस्प्लेसिया हो सकता है, इसी वजह से डिस्प्लेसिया को अटिपिकल हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर अटिपिकल हाइपरप्लेसिया कह रहे हैं। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या था, अपन ने कहा था कि सेल के नंबर बढ़ेंगे, और अटिपिकल का मतलब होता है जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता उसे अपन अटिपिकल कहते हैं। यानी कि अटिपिकल का मतलब जो है, जो सेल्स बन रहे हैं वो एबनॉर्मल होंगे। इन सिंपल टर्म्स, सेल के नंबर डिस्प्लेसिया के अंदर बढ़ेंगे, सेल के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन वो जो नंबर बढ़ रहे हैं वो एबनॉर्मल बढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। जनरली अगर हाइपरप्लेसिया में क्या हो रहा है कि सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन सेल का शेप, सेल का साइज वो वही रह रहा है जो सेल के डिवीजन से पहले था। लेकिन यहाँ पे सेल के जो शेप है, जो साइज है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, जो बाकी की प्रॉपर्टीज है सेल की, वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डिसऑर्डर्ड सेल्युलर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि सेल के नंबर भी बढ़ रहे हैं, और नंबर बढ़ने के बाद जो नए सेल्स बन रहे हैं वो पहले वाले सेल के सिमिलर नहीं है, बल्कि उनके अंदर डिसऑर्डरली डेवलपमेंट हुआ है। ये समझ आया, इसलिए इसे अटिपिकल हाइपरप्लेसिया कह रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो डिस्प्लेसिया होता है वो मोस्ट कॉमनली आपके एपिथेलियल सेल्स में ही देखने को मिलता है। जब अपन ने मेटाप्लेसिया पढ़ा था तब अपन ने कहा था कि वो आपके एपिथेलियल सेल्स में भी देखने को मिलता है, तो वो मीजेनकाइमल सेल्स में भी देखने को मिलता है। बट जो डिस्प्लेसिया होता है वो मेनली अपन कह रहे हैं एपिथेलियल सेल्स में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसिया है उसके अंदर सेल प्रोलिफरेशन होगा, यानी कि सेल के नंबर तो बढ़ेंगे, अपन ने बोला हाइपरप्लेसिया तो होगा, लेकिन कुछ साइटोलॉजिकल चेंजेस के साथ में, इसी वजह से अटिपिकल हाइपरप्लेसिया कह रहे हैं। अब साइटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, और एक एक टर्म को अपने को ढंग से समझना है। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स वो बढ़ेंगे। सीधी सीधी बात है कि पहले सपोज ये आपकी कोई बॉडी पार्ट है और उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग हो रखी थी, ये सपोज एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग हो रखी है,
ये एक नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या हुआ, इसके अंदर डिस्प्लेजिया हो गया, और डिस्प्लेजिया होने के बाद में सेल्स के नंबर भी बढ़ गए और एबनॉर्मल तरीके से बढ़िए। देखिए जो शेप एंड साइज़ है वो भी वेरिएबल हो गया सेल का, और इसके अलावा नंबर बढ़ने के साथ साथ में शेप एंड साइज भी वेरिएबल हो गया और बाकी के भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस चीज़ को डिस्प्लेजिया कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो एपिथेलियल सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। दूसरा डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेल है। देखिए पहले कितने ऑर्डर्ड तरीके से सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे पूरा डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बेसल पोलैरिटी लॉस होगी। बेसल पोलैरिटी क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ कि सपोज ये एक सेल है और यहाँ पे आपके एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। तो जनरली क्या होता है कि इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में होता है, मतलब सेल के बेस वाली साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बेसल पोलैरिटी होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेजिया होगा तो उस केस में क्या होती है कि ये बेसल पोलैरिटी लॉस्ट हो जाएगी और उस केस में फिर जो आपके सेल्स होगी उसमें न्यूक्लियस जो बेस के टुवर्ड्स होना चाहिए था वो बेस के टुवर्ड्स नहीं होगा, बल्कि कहीं पे भी रैंडमली प्रेजेंट हो सकता है। सेल के अंदर कहीं पे भी रैंडमली प्रेजेंट हो सकता है, ना कि बेस के टुवर्ड्स होगा, यानी कि बेसल पोलैरिटी विल बी लॉस्ट। नेक्स्ट सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरे पैथो में कई बार आप सुनेंगे कि प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए प्लियोमॉर्फिज्म जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि जो शेप एंड साइज है वो वेरिएबल होंगे, शेप एंड साइज वेरिएबल होंगे। इस चीज़ को प्लियोमॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी कि सेल का जो शेप एंड साइज है वो भी वेरिएबल होगा और न्यूक्लियस का जो शेप एंड साइज है वो भी वेरिएबल होगा। प्लियो का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग शेप एंड साइज जो है उसे प्लियोमॉर्फिज्म कहेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अपने को पता है कि जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है तभी सेल डिवीजन होता है और सेल के नंबर बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने बोला कि इसके अंदर नंबर तो बढ़ रहे हैं, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्प्लेजिया के अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन तो होगा। साथ में न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म देखने को मिलता है। देखिए ये टर्म भी कई बार अपने को सुनने को मिलेगी, हाइपरक्रोमैटिज्म जो है। अब हाइपरक्रोमैटिज्म को अगर मैं समझाऊँ आपको तो वो कुछ ऐसे है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक कलर होता है, वो कलर होता है। लेकिन अभी जब डिस्प्लेजिया होगा तो ये जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, ज़्यादा डार्क कलर का हो जाएगा, डार्क कलर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा और क्रोमैटिज्म का मतलब है कलर, कलर ज़्यादा हो जाएगा, डार्क कलर का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और साथ में माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। माइटोटिक एक्टिविटी का मतलब क्या, माइटोसिस बढ़ेगा, यानी कि सेल डिवीजन बढ़ रहा है, सेल डिवीजन बढ़ रहा है, ये अपन ने शुरू में ही बोला। तो इन सिंपल टर्म्स अगर सिर्फ अटिपिकल हाइपरप्लेजिया इतनी सी एक टर्म आपको याद है तो आप बाकी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि सेल के नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। एबनॉर्मल तरीके का मतलब ही है कि जो नॉर्मल सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, कुछ उल्टी सीधी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाएंगे, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होगा सेल्स का, बेसल पोलैरिटी जो है सेल की लॉस होगी, सेल्युलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ा हुआ रहेगा, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म देखने को मिलेगा और माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई रहेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिस्प्लेजिया का एग्जाम्पल, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो डिस्प्लेजिया का है वो है यूटेराइन सर्विक्स का, वो है यूटेराइन सर्विक्स का और इसके अलावा रेस्पिरेटरी डक्ट का। देखिए यूटेराइन सर्विक्स के अंदर जो आपके डिस्प्लेजिया होता है इट इज़ एक्चुअली अ प्री कैंसरस कंडीशन। क्यों? क्योंकि अगर यूटेराइन सर्विक्स के अंदर डिस्प्लेजिया होगा देन इट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है जो आजकल देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन सिस्टमिक पैथो में भी पढ़ेंगे। तो प्री कैंसरस कंडीशन है यूटेराइन सर्विक्स के अंदर अगर डिस्प्लेजिया हो रहा है तो। लेकिन ये जो अपन देखें कि डिस्प्लेजिया जो हो रहा है किसके अंदर, यूटेराइन सर्विक्स के अंदर, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इससे सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लीजन भी कहा जाता है, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। ठीक है, तीनों एक ही बात है। डिस्प्लेजिया क्या हो, चाहे फिर सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लीजन क्यों हो, चाहे फिर स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन को, तीनों एक ही चीज़ है जो कि यूटेराइन सर्विक्स के अंदर आपके डिस्प्लेजिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो होते हैं ना वो 3 टाइप के हो सकते हैं कि डिस्प्लेजिया 3 टाइप का हो सकता है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लीजन ना भी 3 टाइप का हो सकता है और स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन 2 टाइप का हो सकता है। अब ये डिपेंड कैसे कर रहा है कि कितने टाइप के होंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस एपिथेलियम की इन्वॉल्व हुई है उसके बिहाफ पे। मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल कि डिस्प्लेजिया जो 3 टाइप का है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, वो 3 तरीके का जो डिस्प्लेजिया है। माइल्ड डिस्प्लेजिया के अंदर जो थिकनेस इन्वॉल्व होगी, मतलब जितनी थिकनेस ऑफ सेल्स के अंदर डिसऑर्डरली डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है सेल्स का, दैट विल बी लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल थिकनेस। तो मॉडरेट के अंदर वो 1/3 से 2/3 के बीच की थिकनेस होगी और सीवियर कंडीशन के अंदर वो मोर देन 2/3 होगा। कि मोर देन 2/3 ऑफ थिकनेस की जो सेल्स है
उसके अंदर आपको डिस्प्लेजिया देखने को मिल रहा है, वो सीवियर डिस्प्लेजिया है। अब इसी को ही अपन सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स के टर्म्स में भी बता सकते हैं कि जो माइल्ड डिस्प्लेजिया है वही सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया 1 है, मॉडरेट वाला CIN2 है यानी कि सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया टाइप 2 है, और सीवियर वाला जो है वो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया टाइप 3 है। और इसी को ही अपन वापस से स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन के बिहाफ पर क्लासीफाई कर सकते हैं, जो शुरू के दो है CIN1 और CIN2, या इन सिंपल टर्म्स की अगर जो एपिथेलियम की थिकनेस है लेस देन 2/3 इन्वॉल्व हो रही है दैट इज कॉल्ड एज द लो ग्रेड SIL, और अगर थिकनेस 2/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है दैट इज कॉल्ड एज हाई ग्रेड SIL या हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। अब देखिए यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अपन ने यही बोला कि जो यूटेराइन सर्विक्स के अंदर जो डिस्प्लेजिया हो रहा है उसे सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया कह सकते हैं, जो कि 3 टाइप का हो सकता है, CIN1, CIN2 एंड CIN3। या और CIN1 जो है उसके अंदर माइल्ड डिस्प्लेजिया होगा, जो थिकनेस है दैट विल बी लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल एपिथेलियम, और CIN2 के अंदर मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा, जो थिकनेस होगी वो 1/3 से 2/3 थिकनेस इन्वॉल्व होगी, और CIN3 के अंदर सीवियर डिस्प्लेजिया होगा जहाँ पे जो थिकनेस है वो मोर देन 2/3 ऑफ टोटल थिकनेस इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट इसी को अपन ने कहा कि अपन स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन कह सकते हैं, जो कि 2 तरीके का होता है, एक लो ग्रेड तो एक हाई ग्रेड। जो लो ग्रेड वाला है उसके अंदर थिकनेस जो है वो लेस देन 2/3 ऑफ टोटल थिकनेस इन्वॉल्व होगी, तो हाई ग्रेड वाले के अंदर जो थिकनेस इन्वॉल्व होगी वो मोर देन 2/3 अपन देखें तो इन्वॉल्व होगी। यहाँ तक समझ आया? अब देखो इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं। ये देखो आप, ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये नॉर्मल एंडोसर्वाइकल एपिथेलियम है, नॉर्मल कंडीशन में। ये देखिए, अब यहाँ पे पहले क्या होगा, मेटाप्लेजिया, क्योंकि मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया होता है, तो ये आपके मेटाप्लेजिया हो गया। अब डिस्प्लेजिया हो गया। डिस्प्लेजिया में पहले क्या होता है कि इतनी थिकनेस इन्वॉल्व होगी, सपोज 1/3 थिकनेस इन्वॉल्व होगी, फिर 2/3 थिकनेस इन्वॉल्व होती है, फिर अपन देखें तो 2/3 से ज़्यादा, और फिर बाद में पूरी की पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हो जाती है। फिर यह कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन है, जहाँ पे पूरी की पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हो गई, और जस्ट कैंसर से पहले वाली कंडीशन जो है वो कार्सिनोमा इन सीटू वाली कंडीशन है कि सेल्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो डिसऑर्डर सेल्युलर डेवलपमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये कार्सिनोमा इन सीटू वाली कंडीशन है, ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे कि जो डिस्प्लेजिया वाली कंडीशन होती है वो भी एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। अब रिवर्सिबल कंडीशन कभी होगी, CIN1 और CIN2 के केस में, यानी कि लो ग्रेड SIL के केस में, या अपन कह रहे हैं माइल्ड डिस्प्लेजिया अगर हो रहा है, माइल्ड अगर डिस्प्लेजिया हो रहा है तो ये कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल है, कि जो स्टिमुलस दिया है अगर उसको रिमूव कर दिया जाए देन द कंडीशन विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, सेल्स वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में चल जाएगी। लेकिन यही स्टिमुलस अगर बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट कर रहा है तो उस केस में फिर दिक्कत है, क्योंकि उस केस में फिर सेल्स जो है वो CIN1 से CIN2 से उनके अंदर CIN2 हो जाए, CIN3 हो जाएगा, यानी कि माइल्ड और मॉडरेट डिस्प्लेजिया से सीवियर डिस्प्लेजिया हो जाएगा। सीवियर डिस्प्लेजिया से फिर कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन आएगी, और कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन से इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी आपने अगर समझ लिया है तो बहुत आराम से आप बाकी की चीज़ें जब सर्वाइकल कैंसर पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि डिस्प्लेजिया में बी प्रिकर्सर ऑफ कार्सिनोमा बट नॉट ऑलवेज। अपन ने यही बोला कि मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया होता है, डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा इन सीटू होता है, कार्सिनोमा इन सीटू से कार्सिनोमा होगा। बट क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं होगा। डिस्प्लेजिया से हमेशा कैंसर हो जरूरी नहीं है। अगर माइल्ड या मॉडरेट डिस्प्लेजिया हो रहा है तो सेल वापस अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर जा सकती है। अगर सीवियर डिस्प्लेजिया हो रहा है तो वापस से कार्सिनोमा इन सीटू की कंडीशन आ सकती है, फिर कार्सिनोमा इन सीटू से कैंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ से भी हो सकता है कि सेल वापस से ठीक हो जाए, वापस से सेल्स जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चल जाए। तो डिस्प्लेजिया से कैंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हमेशा होगा जरूरी नहीं है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और ये डायग्राम अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेजिया अपना खत्म होता है। आई होप आपको डिस्प्लेजिया समझ आया होगा। अब देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने मेटाप्लेजिया पढ़ा था और इस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्प्लेजिया पढ़ा है। अब मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूँ कि मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो अपने को देखने हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो मेटाप्लेजिया जब अपन ने पढ़ा था, कुछ नहीं करना है, अपन रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने दोनों लेक्चर ढंग से देखे तो आपको सारी चीज़ें पता है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, तो मेटाप्लेजिया में अपन ने क्या कहते हैं कि वन टाइप ऑफ सेल विल कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल। अब वो सेल जो है वो एपिथेलियल सेल भी हो सकती है, तो वो मेसेनकाइमल सेल भी हो सकती है। तो डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होगा, डिसऑर्डर्ड सेल्युलर डेवलपमेंट होगा, अभी अपन ने बोला। फिर मेटाप्लेजिया के अंदर अपन ने कहा कि स्टिमुलस को अगर रिमूव कर दिया तो रिवर्सिबल कंडीशन है, सेल जो है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में चल जाएगी। लेकिन अगर स्टिमुलस लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा तो मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया और डिस्प्लेजिया से कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है। तो यहाँ पे भी वो यही बात कह रहे हैं कि अगर आपने स्टिमुलस दिया है और थोड़े टाइम के लिए दिया है तो फिर माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा, और माइल्ड और मॉडरेट डिस्प्लेजिया की कंडीशन रिवर्सिबल होती है। बट अगर स्टिमुलस लंबे टाइम तक दे दिया तो फिर डिस्प्लेजिया जो होगा वो सीवियर डिस्प्लेजिया होगा। सीवियर डिस्प्लेजिया का मतलब क्या है, जो टोटल थिकनेस ऑफ एपिथेलियम इन्वॉल्व हो रही है दैट विल बी मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल थिकनेस।
तो उसे सीवियर डिस्प्लेसिया कहेंगे और उससे फिर कार्सिनोमा इन सिटू का, और ये कंडीशन फिर रिवर्सिबल नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर सकते हैं। एग्जांपल में अपन ने जब मेटाप्लेसिया पढ़ा था तो अपन ने कहा कि स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो सकता है, कॉलमनर मेटाप्लेसिया हो सकता है। स्क्वेमस मेटाप्लेसिया अगर हो रहा है इसका मतलब है कि कॉलमनर सेल्स जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही है, और कॉलमनर मेटाप्लेसिया अगर हो रहा है तो कॉलम जो आपकी स्क्वेमस सेल्स है वो आपके कॉलमनर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये अपन ने पढ़ा था। अब स्क्वेमस मेटाप्लेसिया के एग्जांपल्स में अपने कहा था ब्रोंकस के अंदर हो सकता है, जो है ना स्मोकर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर यूट्राइन कैविटी या ब्लेडर वगैरह के अंदर स्क्वेमस मेटाप्लेसिया देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम जो होगा वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहीं कॉलमनर मेटाप्लेसिया बेरिड ईसोफेगस के अंदर देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अपन ने क्या कहा था कि ईसोफेगस की जनरली लाइनिंग कौन करके रखता है, आपके स्क्वेमस एपिथेलियम करके रखती है। लेकिन जब बेरिड ईसोफेगस की कंडीशन आएगी तो वो जो स्क्वेमस एपिथेलियम होगा कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलमनर मेटाप्लेसिया। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन इसके एग्जांपल डिस्प्लेसिया के एग्जांपल की बात करें तो डिस्प्लेसिया अपन ने कहा कि सिर्फ अपने को एपिथेलियल सेल्स में ही देखने को मिलता है। मेटाप्लेसिया एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स दोनों में देखने को मिल रहा था। अब एपिथेलियल सेल्स में एक तो यूटेराइन सर्विक्स का अभी अपन ने एग्जांपल बोला, इसके अलावा ब्रोंकस के अंदर डिस्प्लेसिया देखने को मिल सकता है, ओरल कैविटी में भी देखने को मिल सकता है और ईसोफेगस में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, फटाक से समझते हैं कि देखिए अपन ने जब मेटाप्लेसिया पढ़ा था तो अपन ने पहले ही कहा था कि भाई कोई सेल है और उस सेल को बाहर से कोई एबनॉर्मल स्टिमुलस दिया गया है, कोई एक्सोजीनस स्टिमुलस दिया गया है, और उन सब की वजह से वो जो सेल्स है उसका क्या हो रहा है कि डिसरेगुलेशन हो रहा है। डिसरेगुलेशन किस किस चीज़ में हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में डिसरेगुलेशन हो रहा है, साइटोकाइंस के अंदर डिसरेगुलेशन हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो वन टाइप ऑफ सेल है उसकी रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल। वन टाइप ऑफ सेल विल कन्वर्ट इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल, दैट इज द मेटाप्लेसिया। लेकिन जो डिस्प्लेसिया हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वह एबनॉर्मलिटी क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन्स। कि भाई कोई जीन है, वो सपोज कोई जीन 1 है और वो जीन 1 ये कह रहा है कि भाई सेल ऐसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी, और अब क्या है कि इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि भाई कोई जीन 1 है वो कह रही है कि सेल ऐसी बनेगी, अब उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होकर सपोज बना जीन 2 बन गया। अब जीन 2 बन गया तो वो कह रही है कि सेल जो है भैया ऐसी बनेगी। अब तो ओवरऑल अपन कह रहे हैं कि ये जो जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वो डिस्प्लेसिया का पैथोजेनेसिस है। लेकिन जो आपके मेटाप्लेसिया है, मेटाप्लेसिया बाहर के स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, तो डिस्प्लेसिया जो है वो अंदर बॉडी के अंदर होने वाले म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है। ये याद रखना है, ये म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है, और जो मेटाप्लेसिया हो रहा है वो एक्सोजीनस स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। सो दोज वर द डिफरेंस बिटवीन द मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया, एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।